ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। अब 3 वर्षों में ही रेगुलर हो जाएंगी अनुबंध पर रखी स्टाफ नर्सें। नर्सिंग डे पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। हॉस्टल के नए भवन की रखी आधारशिला। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कसी कमर। 4 जून को हमीरपुर में होगा द्विदिवसीय सम्मेलन। मोदी शाह के बाद अब हिमाचल आएंगे राजनाथ। स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा का अभिनंदन। बोले शहीद परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को गोद लेकर किया सराहनीय कार्य। और झारखंड की रिंकू मिसेज इंडिया में करेगी हिमाचल का प्रतिनिधित्व। मिसेज इंडिया के हिमाचल ऑडिशन में टॉप 3 में बनाई जगह। मंगलवार को गर्ल्स स्कूल मंडी में स्कूल मुखियाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सदर, द्रंग और सराज 2 की पाठशालाओं के स्कूल मुखिया उपस्थित रहे और मीटिंग की अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन अशोक शर्मा ने की। गर्ल्स स्कूल मंडी में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल मुखियाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सदर, द्रंग और सराज 2 की पाठशालाओं के स्कूल मुखिया उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन अशोक शर्मा ने उपस्थित प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू हो गया है और सभी स्कूलों में प्रभावी तरीके से इसे लागू करें। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकतर स्कूलों में अध्यापक सभ्य ड्रेस कोड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की ऑडिट संबंधी कार्य 31 मई तक पूरा कर लें और विभाग की ओर से किसी भी समस्या को लेकर हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही। You are handling with the people, those are different in varieties and typologies. बहुत सारे एसएमसी के ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं, इस प्रिंसिपल को बदल दो, रोज ही बदल दो। कोई बोलता है प्रिंसिपल का ये जो एसएमसी का चुनाव भी सही नहीं हुआ। बताओ ना, हैंडल तो आप करोगे, मैं कहाँ बैठा हूँ वहाँ। वो सिचुएशन आपने हैंडल करनी है, मैं कहाँ बैठा हूँ वहाँ। और मेरे भी वैरायटीज के अनुभव रहे हैं कि कैसे हैंडल करने हैं। ये आपका टेस्ट है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सारा समय आपका गया। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा आपने, मुझे लग रहा है। वो कोई कमी तो नहीं रहेगी तो बताओ, इवनिंग सेशन लगा लेंगे। पर हम आपके लिए बने हैं। 24 घंटे आपकी कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम तैयार हैं सॉल्व करने के लिए, जो हमारे लेवल से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मरीजों के लिए लिखी जाने वाली दवा की पर्ची में साफ और बड़े अक्षरों में जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। वैसे तो ये आदेश पिछले 5 वर्षों से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में केंद्र सरकार गरीब लोगों के हित के लिए जेनेरिक दवाइयों को लिखने पर विशेष जोर दे रही है, लेकिन सोलन में ऐसा प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार भले ही गरीब जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए, लेकिन जिला सोलन में चिकित्सकों से लेकर चिकित्सा अधिकारी इसको दरकिनार करते हैं। चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले लगभग 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र ठंडे बस्ते में डाला गया है। कोई जनता के हित के लिए इसे खोलने के लिए सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश जारी किया है, तो भी चिकित्सक रस्म अदायगी के लिए भी जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल माफिया कितना सक्रिय है, जिससे लोगों को महंगी दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार का लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयों का सपना अधिकारियों व चिकित्सकों के मनमाने तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र की अच्छी पहल को लोग सराह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात तो यह है कि पिछले 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र खोलने के आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गए हैं। लोगों ने बताया कि चिकित्सकों को जेनेरिक एवं बड़े शब्दों में दवाइयां लिखनी चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जेनेरिक दवाइयों पर इतना बल दे रही है तो चिकित्सकों को भी लिखनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि चिकित्सक महंगी दवाइयां लिखते हैं जो कि बाहर से लानी पड़ती है। चिकित्सक सरकारी डिस्पेंसरी से निःशुल्क दवाइयां लिखते ही नहीं। कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। जो भी सेंटर से इस तरह का कुछ है ना जी, तो ना तो डॉक्टर मतलब कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ना ही सरकारी दवाइयाँ लिख रहे हैं। सब चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है और ना वो लिखी हुई भाषा समझ आती है, क्योंकि अपनी भाषा में लिख रहे हैं। तो गरीब लोगों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं एक हफ्ते में 3 बार आया हूँ अपने रिलेटिव के साथ। तीनों बार मैंने हर दवाइयाँ बाहर से ही ली है, सरकारी कोई दवाई किसी भी प्रकार की नहीं मिली है। दिक्कत तो सबसे बड़ी तो पैसे से ही संबंधित है जी। वैसे तो चलो डॉक्टर की भाषा तो वैसे ही नहीं समझ आती, कैपिटल में लिखे शायद अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन जो है समझ नहीं आती। और नंबर 2 दवाइयाँ सरकारी में तो मिलती नहीं है, बाहर से तो 4400 की पहले ली थी, शायद आज भी लिखी है तो अभी ली नहीं है। तो हर बार पैसे आम आदमी के लिए अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि दवाइयां अंदर से ही दी जाए व अधिक से अधिक चिकित्सक जेनरिक दवाइयां लिखे। इसके बारे में समय समय पर चिकित्सकों को कहा भी जाता है कि वह जेनरिक दवाइयां लिखे व बड़े व साफ शब्दों में लिखे। उन्होंने जन औषधि पर एक बार फिर से घिसा पिटा जवाब दिया। कोशिश करते हैं कि वो जो भी हमारे पास पेशेंट आए उन्हीं में से उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। पर कई बार परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे डॉक्टर्स अगर कोई स्पेशलिस्ट किसी तरह के बाहर से दवाइयाँ लिखते भी हैं और वो जेनरिक में नहीं होती है, तब भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो पुअर पेशेंट हैं या बीपीएल पेशेंट्स हैं उनको हम परचेज़ करके दवाइयाँ आरकेएस के थ्रू उनको हम अवेलेबल करवाते हैं। और तब भी कोशिश यही जारी है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैक्सिमम जेनरिक ही प्रिस्क्रिप्शन लिखें और जेनरिक दवाइयों का ही प्रिस्क्रिप्शन मैक्सिमम लिखें। कैपिटल का तो अभी तक नहीं हो पाया है, पर वही बात है कि कोशिश की जा रही है। कोशिश बार बार हम सर्कुलर भी निकालते हैं, बार बार डॉक्टर्स को रिमाइंडर भी देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि दवा माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि जो इन चिकित्सकों को सस्ती व जेनरिक दवाइयां नहीं लिखने दे रहा है। केंद्र सरकार को इस ओर कोई उचित कदम उठाने की जरूरत है, तभी केंद्र की योजना सार्थक साबित होगी, वरना अभी तक यहाँ तो ये योजना शून्य नजर आ रही है। शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में स्वाइन फ्लू के 4 नए मामलों ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। चारों मरीज महिलाएं हैं, जिनमें से 2 गर्भवती हैं जो अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद महिलाओं का इलाज शुरू हो गया है। वहीं मरीजों के बारे में पिछले कुछ समय की मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि वे स्वाइन फ्लू की चपेट में कहां और कैसे आई। आईजीएमसी शिमला में पॉजिटिव पाए गए 2 नए मामलों में एक महिला कुसम्पटी और दूसरी टूटू की रहने वाली बताई जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक ने स्वाइन फ्लू के 2 नए मामलों पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं रात को अस्पताल पहुंची थी। दोनों का तत्काल टेस्ट करवाया गया है। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उधर मेडिकल कॉलेज टांडा में 2 गर्भवती महिलाओं में स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आए थे। महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। टेस्ट कराने पर दोनों के नमूने पॉजिटिव निकले। स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला बड़सर जिला हमीरपुर से संबंधित है, वहीं दूसरी महिला जिला कांगड़ा के खुडिया से संबंधित बताई जा रही है। 2 नए पॉजिटिव मामलों के साथ जिला कांगड़ा में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या 5 हो गई है। बता दें कि गर्भवती महिलाएं, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक मरीजों के अलावा बच्चों और बूढ़ों में यह रोग जल्दी फैलता है। इसके अलावा जिन मरीजों की किडनी खराब है, यह रोग उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चर एम्बेसडर अभिषेक अवस्थी मंडी शहर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन करवा रहे हैं। बता दें कि अभिषेक अवस्थी मूलतः मंडी शहर के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चर एम्बेसडर सहित कई अहम पदों का दायित्व संभाल रहे हैं। इन दिनों अभिषेक अपने पैतृक शहर मंडी आए हुए हैं और शहर के बीचों बीच स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में रामकथा का आयोजन करवा रहे हैं। मंगलवार को रामकथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। शुभारंभ मौके पर राज माधव राय मंदिर से बाबा भूतनाथ मंदिर तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामकथा सुनाने वृंदावन से आए डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री भी इस कलश यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए। अभिषेक अवस्थी ने बताया कि वह इस कथा का आयोजन मंडी शहर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए करवा रहे हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। वहीं कथावाचक डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने बताया कि विश्व शांति के लिए रामकथा से बड़ी और कोई कथा नहीं है। कथा का उद्देश्य है सबके प्रति रामचरितमानस का पाठ करना,
सुख समृद्धि के लिए, मंदी के लिए, परिवारों के लिए सुख समृद्धि का पाठ करना। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को इसमें आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आएँ और कथा का आनंद उठाएं और पूरी तरह इसका सहयोग दें। तो श्रीमद् रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का वह अद्भुत ग्रंथ है। इस दर्पण में जो कोई देखता है उससे अपनी छवि दिखाई पड़ती है। मानस का यदि अनुकरण कर लिया जाए तो विश्व शांति के लिए इससे बड़ा कोई भी ग्रंथ दूसरा नहीं हो सकता है। वहीं रामकथा को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि उन्हें शहर के बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में भगवान राम के बताए संदेश को सुनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। तो ये जो राम कथा है, ये भगवान राम जी का बहुत ही पावन और पवित्र चरित्र है, जिसको सुनने से मन की सारी जितनी भी कुरीतियां हैं वो दूर हो जाती हैं और हमारा जीवन जो है मंगलमय और भक्तिमय हो जाता है। बता दें कि शहर की सुख शांति और समृद्धि के लिए आयोजित करवाई जा रही इस रामकथा को सुनने के लिए सांसद रामशु शर्मा और कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा सहित अन्य गणमान्य हस्तियां भी शामिल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। अब 3 वर्षों में ही रेगुलर हो जाएंगी अनुबंध पर रखी स्टाफ नर्सें। नर्सिंग डे पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। हॉस्टल के नए भवन की रखी आधारशिला। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कसी कमर। 4 जून को हमीरपुर में होगा त्रिदिवसीय सम्मेलन। मोदी शाह के बाद अब हिमाचल आएंगे राजनाथ। स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा का अभिनंदन। बोले शहीद परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को गोद लेकर किया सराहनीय कार्य। और झारखंड की रिंकू मिसेज इंडिया में करेगी हिमाचल का प्रतिनिधित्व। मिसेज इंडिया के हिमाचल ऑडिशन में टॉप 3 में बनाई जगह। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर तैनात स्टाफ नर्सों को अब 6 की बजाय 3 वर्षों में ही रेगुलर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती होगी वो RKS के तहत न होकर अनुबंध के आधार पर ही की जाएगी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। समारोह का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में किया गया था। कौल सिंह ठाकुर ने सभी नर्सों को नर्सिंग डे की बधाई दी और कहा कि स्टाफ नर्सें एक सेवक की तरह कार्य करके मरीजों की देखभाल करती हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा वह सिर्फ अनुबंध के आधार पर ही होगा और ये अनुबंध सिर्फ 3 वर्षों का ही होगा। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ के जो कर्मचारी 3 वर्षों के अनुबंध को पूरा कर चुके हैं उन्हें जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए, जिसमें 5.8 करोड़ की लागत से बनने वाले नर्सिंग हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 64 लाख रुपए की लागत से बने कर्मचारियों के आवासीय परिसर और 20 लाख रुपए की लागत से बने कैंटीन का उद्घाटन भी किया। वहीं 80 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया गया। बता दें कि इस सुविधा से अब मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मरीजों को बिस्तर के पास पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाएगी। देश की रक्षा करते जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पंजाब के तरन तारण निवासी परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को गोद लेने वाली पुलिस अधीक्षक
सोलन अंजुम आरा का सोलन में नागरिक अभिनंदन किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह समिति की ओर से आयोजित इस सादे समारोह में शहर के करीब 50 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा का अभिनंदन किया ताकि प्रदेश के अन्य लोग भी इन दंपति से प्रेरित हो सके। नागरिक अभिनंदन समारोह के संयोजक व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि शहीद की बेटी को गोद लेकर जो पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा और उनके आईएएस पति व उपायुक्त कुल्लू यूनुस खान ने जो इंसानियत की मिसाल कायम की है वह इतिहास में अनूठी मिसाल कायम की है। इस दंपति ने शहीद के अंधेरे घर में जो मानवता की लौ जलाई है वह सराहनीय है, अनुकरणीय और अनुसरणीय है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना व नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष पवन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मरीजों के लिए लिखी जाने वाली दवा की पर्ची में साफ और बड़े अक्षरों में जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। वैसे तो ये आदेश पिछले 5 वर्षों से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में केंद्र सरकार गरीब लोगों के हित के लिए जेनेरिक दवाइयों को लिखने पर विशेष जोर दे रही है, लेकिन सोलन में ऐसा प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार भले ही गरीब जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए, लेकिन जिला सोलन में चिकित्सकों से लेकर चिकित्सा अधिकारी इसको दरकिनार करते हैं। चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले लगभग 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र ठंडे बस्ते में डाला गया है। कोई जनता के हित के लिए इसे खोलने के लिए सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश जारी किया है, तो भी चिकित्सक रस्म अदायगी के लिए भी जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल माफिया कितना सक्रिय है, जिससे लोगों को महंगी दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा है। केंद्र की अच्छी पहल को लोग सराह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात तो यह है कि पिछले 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र खोलने के आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गए हैं। लोगों ने बताया कि चिकित्सकों को जेनेरिक एवं बड़े शब्दों में दवाइयां लिखनी चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जेनेरिक दवाइयों पर इतना बल दे रही है तो चिकित्सकों को भी लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक महंगी दवाइयां लिखते हैं जो कि बाहर से लानी पड़ती है। चिकित्सक सरकारी डिस्पेंसरी से निःशुल्क दवाइयां लिखते ही नहीं। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि दवाइयां अंदर से ही दी जाए व अधिक से अधिक चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां लिखे। इसके बारे में समय समय पर चिकित्सकों को कहा भी जाता है कि वह जेनेरिक दवाइयां लिखे व बड़े व साफ शब्दों में लिखे। उन्होंने जन औषधि पर एक बार फिर से घिसा पिटा जवाब दिया। बड़ा सवाल यह है कि दवा माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि जो इन चिकित्सकों को सस्ती व जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने दे रहा है। केंद्र सरकार को इस ओर कोई उचित कदम उठाने की जरूरत है, तभी केंद्र की योजना सार्थक साबित होगी, वरना अभी तक यहाँ तो ये योजना शून्य नजर आ रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब 3 वर्षों में ही रेगुलर हो जाएंगी अनुबंध पर रखी स्टाफ नर्सें। नर्सिंग डे पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। हॉस्टल के नए भवन की रखी आधारशिला। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कसी कमर। 4 जून को हमीरपुर में होगा द्विदिवसीय सम्मेलन। मोदी शाह के बाद अब हिमाचल आएंगे राजनाथ। स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा का अभिनंदन। बोले शहीद परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को गोद लेकर किया सराहनीय कार्य। और झारखंड की रिंकू मिसेज इंडिया में करेगी हिमाचल का प्रतिनिधित्व। मिसेज इंडिया के हिमाचल ऑडिशन में टॉप 3 में बनाई जगह।